वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम में हैं, 6 सेमेस्टर में आप परीक्षा देने वाले हैं, तो आपको संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास यानी कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर कोर्स यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में पढ़ना होता है। तो आइए उसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नजर डालने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले। पहला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का कार्य कौन करते हैं। संप्रेषण माने होता है संचार यानी कि कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें बाधा का कार्य कौन करते हैं। देखिए, जो इमोशंस होते हैं यानी संवेग होते हैं और जो भावनाएं होती हैं, संवेग और भावनाएं ये संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा का काम करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकार हैं। आंतरिक संप्रेषण के अन्य प्रकारों में आपका जैसे ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण, समतलीय संप्रेषण, ये सब आंतरिक संप्रेषण के प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है। पृष्ठ पोषण कितने प्रकार से दिया जा सकता है भैया। तो देखिए, संदेश प्राप्ति की सूचना दे करके, संदेश पढ़कर अपना मत प्रस्तुत करके, ये पृष्ठ पोषण जो है इन दोनों प्रकार से दिया जा सकता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों प्रकार से। आगे देखेंगे, कर्ण संचार पर आधारित होता है। कर्ण संचार जो होता है किस पर आधारित होता है, शरीर की भाषा पर नहीं। कर्ण संचार इस पर नहीं आधारित होता है, भाषा और आवाज के स्वर पर भी नहीं, चेहरे के भाव पर भी नहीं। सुनना और सुनाना पर एक प्रकार से आधारित होता है, सुनने और सुनाने पर कर्ण संचार। कर्ण माने कान। ठीक है, अगला प्रश्न, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है। दृश्य माने जिसको आप देख करके किसी चीज को जानते हैं, कर्ण माने सुन करके, दृश्य संचार। तो दृश्य संचार जो होता है संकेतों पर, प्रतीकों पर और चित्र को, इन सभी को देख करके आप एक प्रकार से जानकारी ग्रहण करते, कम्युनिकेशन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संचार चक्र में अंतिम चरण क्या होता है। संचार चक्र में अंतिम चरण जो होता है वो फीडबैक का होता है, यानी कि प्रतिपुष्टि का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, लैटिन में कम्युनिकियर शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन शब्द जो है कम्युनिकियर से बना हुआ है और कम्युनिकियर शब्द है लैटिन भाषा का। ठीक है, तो ये एक प्रकार से साझा करने के लिए इसका प्रयोग किया था। साझा माने शेयर, क्या शेयर, जो एक प्रकार से विचार वगैरह होते हैं उन्हीं का एक प्रकार से आदान प्रदान ही कम्युनिकियर कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को उनकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन करता है। फटाफट से आप बताएंगे, किस प्रकार का फीडबैक छात्र के विकास को उसकी उपलब्धि के वर्तमान स्तर से समर्थन करता है। तो वो वर्णनात्मक प्रतिक्रिया जो होती है वो करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, यदि फीडबैक का अभाव यानी प्रतिपुष्टि का अभाव है, कमी है, तो यह किसकी ओर ले जाएगा। संचार बाधा की ओर ले जाएगा। बिल्कुल संचार बाधा की ओर ले जाएगा यदि फीडबैक का अभाव है। जैसे मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अगर आपकी तरफ से कमेंट और लाइक ना आए तो फिर एक प्रकार से संचार सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो फीडबैक का अभाव है तो संचार बाधा की ओर ले जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, चूंकि जो आपके कमेंट्स होते हैं वो फीडबैक ही होते हैं। आप कमेंट करते हो कि सर जी बड़ा अच्छा पढ़ाया आपने, हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर में इतना क्वेश्चंस आपके मतलब आपके मॉडल पेपर से आया, तो ये एक प्रकार से प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक होता है और इसी फीडबैक के आधार पर हम अगली वीडियोस को बनाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है सर्वनाम। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं। बताएं, वाक्य के किस भाग में संयोजन से जुड़े दो स्वतंत्र खंड हैं। तो होता है यौगिक वाक्य। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता जो है सहायक है, किसमें सहायक होती है व्यक्तिगत स्वच्छता। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता सहायक होती है अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण में भी और वैचारिक स्थिरता कायम करने में भी व्यक्तिगत स्वच्छता जो होती है वो सहायता करती है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, ओरल हाइजाइन संबंधित है। ओरल हाइजीन या हाइजाइन किससे संबंधित होता है, आपकी दांतों की सफाई से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, आपको अपने दांत कितनी बार ब्रश करना चाहिए। आपको अपने दांत कितनी बार ब्रश करना चाहिए, तो लगभग दिन में 2 बार आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। एक खाना खाने मतलब एक सुबह उठने के बाद में, और एक सोने से पहले आपको ये 2 बार दिन में ब्रश करना चाहिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खराब ओरल हाइजीन का लक्षण है। खराब ओरल हाइजीन का लक्षण क्या है इनमें से, देखिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। खराब ओरल हाइजीन के लक्षण है, देखें अगर दांतों में दर्द होता है तो यानी आपका जो हाइजीन है, ओरल हाइजीन, वो खराब आप कर रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं देखभाल कर रहे हैं। गर्म और ठंडे पदार्थों से संवेदनशीलता, कभी गर्म आप पिए कोई चीज़ तो भी आपको दांतों में लग रहा है, ठंडे पानी वगैरह पिए तो दांतों में लगना, बदबूदार अगर आपकी सांस आ रही, तो ये सब खराब हाइजीन के लक्षण हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व ओरल दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व ओरल दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, यानी 20 मार्च को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक कौन सी है। व्यावसायिक औपचारिकताएं, बिल्कुल जो व्यावसायिक औपचारिकताएं होती हैं कॉर्पोरेट सेटिंग में पहनने के लिए सबसे पसंदीदा पोशाक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, यदि नौकरी के लिए साक्षात्कार अधिक अनौपचारिक सेटिंग में या किसी अन्य परिदृश्य में हो तो कपड़े पहनने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो क्या है, बताएं। नौकरी के लिए अगर आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना हो अधिक अनौपचारिक सेटिंग में या किसी अन्य परिदृश्य में हो, तो आपके लिए सबसे जरूरी होता है आप औपचारिक रहें, कम से कम नियोक्ता के रूप में औपचारिक रहें। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। साक्षात्कार के लिए नया सूट या ड्रेस लेते समय क्या नहीं करना चाहिए। जब भी आप इंटरव्यू के लिए कोई नया सूट खरीदने जाएं तो उस समय आपको क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि भाई ज़्यादा ट्रेंडी ना हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होना ये आपको नहीं करना है। बाकी आप किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श ले सकते हैं ड्रेस लेते समय। सही फिटिंग सुनिश्चित आप करें, या सुनिश्चित करें कि रंग और लुक जो होगा अगर वो एक प्रकार से भड़काऊ ना हो, ज़्यादा औपचारिक हो। औपचारिक माने एक सिस्टमेटिकल तरीके का हो, एक व्यवस्थित वस्त्र हो। ठीक है, जिसको पहनने में ज़्यादा ऑड ना लगे, ज़्यादा बेकार ना लगे। आजकल के तो जैसे अब गले में आप लोग 10-12 ठो सीकड़ ऐसे पहन लिया, स्टील का कहीं से इधर उधर से बनवा लिया, हाथ में 10 ठो अंगूठी पहन लिया, बार एकदम से दो साइड बार कटवाए के एकदम से हनी सिंह जैसे बार खड़ा कर लिया। ठीक है, चश्मा लगा लिया, उसका क्या बोलते हैं जो काला वाला आता है रिबन और इसका दबंग वाला, तो ये सब ऐसे पहन के और जाएंगे, बोलेंगे ऐसे ऐसे करेंगे हाथ हिला करके, और सर मेरा इंटरव्यू ले लीजिए, तो ये भगा देंगे वहां से तुमको। ठीक है, ऐसे बोलेंगे जैसे कि आजकल गाने की एकदम से धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। ठीक है, सुर ताल सब गायब है, मैं यहाँ से निकला उधर गया, ये किया वो किया, दुनिया भर का उसी में से घमंजा कर देंगे और गाना वाना एकदम से खत्म। ठीक है, सुर ताल लय सब नष्ट हो चुका है। तो औपचारिकता जो होती है, जैसे जो पुराने गाने होते थे कि ये रेशमी जुल्फें सरबती आंखें, इस तरीके के गाने आप सुने, पतझड़ सावन बसंत बहार, आप इन सभी गानों को अगर आप अच्छे तरीके सुनेंगे दिल आपका खुश हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको सुनकर के। लेकिन आजकल के गाने सुने, आज ब्लू है पानी 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 पानी, अब कितना बार पानी हो जाएगा, उसमें अंग्रेजी हिंदी सब एकदम से मिक्सचर। हालांकि इस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो औपचारिकता जो होती है एक सिस्टमेटिकल वे में, एक व्यवस्थित तरीके से, और अनौपचारिक का मतलब होता है कुछ भी पहन लिया चल दिया, कहीं पर जाना है, जैसे मान लेते हैं आपने पहना बढ़िया पैंट, जो औपचारिक पैंट जो फॉर्मल पैंट होता है। देखिए फॉर्मल एक अंग्रेजी शब्द है, फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, और इनफॉर्मल माने होता है अनौपचारिक। ठीक है, नॉन फॉर्मल माने होता है नौपचारिक। तो जो फार्मल पैंट आप पहने, तो फार्मल पैंट पर अब पता चले कि आप स्पोर्ट्स शूज पहन करके चले गए हैं, तो इंटरव्यू वाला जान जाएगा कि एकदम से बेवकूफ़ आदमी है ये। ठीक है, आप उस पर एक प्रकार से फार्मल शूज ही पहने फार्मल पैंट पर। ठीक है, जो आता नहीं फार्मल शूज, ठीक है, तो वो पहने इस पर। तो यह सुनिश्चित करें कि रंग और लुक औपचारिक हो, तो ये तीनों चीज़ें ठीक है, लेकिन ज़्यादा ट्रेंडी नहीं होना कि भाई आप कटा फटा जीन्स पहन लिया, तो ये सब नहीं करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, साक्षात्कार के लिए महिलाओं हेतु कौन से रंग की नेल पॉलिश, यानी जो नाखून के ऊपर लगाई जाती है, सबसे उपयुक्त कौन सी होती है। तो महिलाओं के लिए सबसे तटस्थ एवं सुरुचिपूर्ण रंग एक प्रकार से उनके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
आगे देखेंगे पेशेवर परिवेश में साज सज्जा का शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो पेशेवर परिवेश में साज सज्जा का शिष्टाचार इसलिए महत्व होता है क्योंकि यह पेशे एवं व्यावसायिकता पर ध्यान प्रतिबिंबित करता है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे आमतौर पर पुरुषों के लिए बिजनेस कैजुअल ग्रूमिंग में क्या शामिल होता है। तो बिजनेस कैजुअल ग्रूमिंग में शामिल होता है अच्छे से संवारे हुए बाल और साफ प्रेस किए हुए जो कपड़े होते हैं इस्त्री किए हुए, आप उन कपड़ों को पहनेंगे एकदम क्रिच बनी रहे और आपके बाल एकदम से बढ़िया ठीक ठाक हों, औपचारिक लुक हो, तो ये एक प्रकार से पुरुषों के लिए बिजनेस कैजुअल ग्रूमिंग के लिए उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हम में से अधिकांश व्यक्ति बोलते समय शब्दों के अतिरिक्त किसका प्रयोग करते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। हम में से बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो बातचीत करते समय किसका प्रयोग करते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शब्द और भावों का, या फिर हाव भाव एवं शारीरिक भाषा का, या फिर शारीरिक भाषा और मुद्रा का, या मुद्रा और आंखों का, मतलब आंखों से देखना। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो हम में से जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बात करते समय क्या करते भाई, वो एक प्रकार से बात करते समय हाव भाव और शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज और उनका जो हाव भाव होता है, हाथ का इशारा, देखने का इशारा, ये सब एक प्रकार से इसमें बातचीत होती है। ठीक है, जैसे आप ही बोल रहे होते हैं तो आपका हाथ हिल रहा होता है, या आपके जो है अंग में कुछ परिवर्तन आ रहा होता है, आपके चेहरे का हाव भाव बदल रहा होता है, तो वो सब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार तथा आचरण के नियमों का समूह होता है, बताएं। प्रत्येक कार्यस्थल पर व्यवहार तथा आचरण के नियमों का समूह होता है, स्वतः निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर स्वतः निर्धारित होता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अपना स्वयं का परिचय देते समय हमें बताना चाहिए। अपना स्वयं का परिचय देते समय हमें क्या बताना चाहिए। हमें प्रथम अपना नाम बताना चाहिए, फिर उसके बाद में अपना सरनेम, यानी सरनेम और नाम दोनों साथ में बताने चाहिए। ठीक है, नाम आपका ऐसे मान लेते मेरा नाम शिवम है, सर नाम मेरा शुक्ला, तो शिवम शुक्ला। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा नाम, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, व्यवसाय में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का नाम याद नहीं कर पा रहे हैं जिससे आप पहले मिल चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सीधे सीधे करना क्या है, आप उससे नाम देखें, उसका सरनाम आपको नहीं पूछना है, उससे हस्ताक्षर लेने की जरूरत भी नहीं है, उसका नाम भूलने पर आपको माफ़ी भी मांगने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, आप उससे बोले उसका जो बिजनेस कार्ड होता है उसको आप मांगें कि सर थोड़ा सा बिजनेस कार्ड अपना दीजिए, 1 मिनट के लिए दिखाइए। तो जैसे आप बिजनेस कार्ड उसका देखेंगे, तुरंत उसका नाम उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा और आपका उसका नाम याद आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उसका बिजनेस कार्ड लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स पर निवेदन करने के लिए हमेशा प्रयोग करना चाहिए प्रश्नवाचक रूप। बिल्कुल, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, प्रश्नवाचक रूप में आपको बातचीत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक होस्ट के रूप में विदेशी मेहमान को बिजनेस डिनर के लिए आमंत्रित कैसे करेंगे आप। तो व्यक्तिगत रूप से आमने सामने बैठ करके आप उससे बातचीत करके जो है डिनर के लिए बात कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक अरब व्यावसायिक पार्टी में अल्कोहल जो है अरब पार्टी जो कि मुसलमानों का एक प्रकार से देश होता है, तो मुस्लिम कंट्रीज में क्या होता है, अल्कोहल जो होता है उसका उतना प्रयोग नहीं होता है, परोसी ही नहीं जाती अल्कोहल। ठीक है, यानी कि अल्कोहल मुस्लिम धर्म में एक प्रकार से जिसको बोलते हैं हराम है, तो जो है ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मुसलमान को शराब पीना वर्जित है, लेकिन फिर भी लोग इस समय बहुत सारे मुस्लिम भी पी रहे हैं। जैसे हिंदुओं में आप देखते हैं जो वर्जित है वो काम लोग कर रहे हैं। संचार के विभिन्न भागों जैसे कि लैटिन अमेरिका तथा भारत में आंखें नीची रखना किसका प्रतीक है। तो आंखें नीची रखना जो है ये संचार कौशल में ये एक प्रकार से किसी को सम्मान देने की जब बात आती है तो आप आंखें नीचे कर लेते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। विभिन्न संस्कृतियों में रंग व्यक्त करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में रंग क्या व्यक्त करते हैं, अलग अलग अर्थ अलग अलग संस्कृति में व्यक्त करते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बिजनेस में टेलीफोन कॉल्स को बहुत छोटा रखना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अन्य व्यक्ति के पास एक प्रकार से उतना समय ना हो या आपसे बात करने के लिए वो व्यक्ति खाली ना हो। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अन्य देशों के व्यक्ति अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं अपनी भाषा में। बिल्कुल, किसी भी देश की जो अपनी भाषा होती है उसमें जो है आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से कह पाते हैं। अगला प्रश्न, ऑफिस तथा बिजनेस एटिकेट समानता आधारित होते हैं। तो ऑफिस और बिजनेस एटिकेट्स जो होते हैं वो आधारित होते हैं आपके पद और स्थिति पर, सामान्य व्यवहार तथा नम्रता दोनों पर। ठीक है, यानी ए और सी इसका दोनों करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन से परेशान तथा हताश काल करने वाले से निपटने के लिए किस प्रकार के शिष्टाचार की आवश्यकता होती है? तो सटीक और स्पष्ट रह करके आप उससे बातचीत करें। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। व्यवसायिक फोन शिष्टाचार के 7P में अन्य विषयों के अतिरिक्त तैयारी, उद्देश्य तथा और क्या शामिल होता है? तो तैयारी, उद्देश्य और गोपनीयता भी शामिल होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है संप्रेषण व्यवसाय के बारे में आपसे प्रश्न है। मतलब प्रश्न है कि संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक होता है जिस तरह मानव जीवन के लिए रक्त प्रवाह आवश्यक होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह आवश्यक होता है, ऐसे ही एक प्रकार से जो है संप्रेषण जरूरी होता है। बताएं। बढ़िया प्रश्न। संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक होता है जिस तरह मानव जीवन के लिए रक्त प्रवाह आवश्यक होता है। यह कथन कुंट्स और ओडोनल ने कहा था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं किया गया जाता। मौखिक संप्रेषण में देखें किसको शामिल नहीं किया जाता है। देखिए, ईमेल लिखित संप्रेषण है, इंटरनेट लिखित संप्रेषण, फैक्स भी लिखित होता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर इसका ये सभी। अगला प्रश्न, मौखिक संप्रेषण नहीं है इनमें से। मौखिक संप्रेषण इनमें से देखिए, साक्षात्कार मौखिक होता है, इंटरव्यू मौखिक होता है आमने सामने बैठ करके, रेडियो प्रसारण भी मौखिक होता है, सम्मेलन भी मौखिक होता है, प्रश्नावली जो होती है क्वेश्चन विधि, ये एक प्रकार से मौखिक नहीं होती। अगला प्रश्न, मौखिक संदेश वाहन का साधन है। मौखिक संदेश वाहन के साधन में समूह गोष्ठी, टेलीफोन और सेमिनार ये सब होते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है? तो मौखिक संप्रेषण का प्रारूप जो नहीं है वो है ईमेल। ईमेल में आप लिख करके भेजते हैं, सेमिनार में बातचीत होती है, साक्षात्कार में बातचीत होती है, दूरभाष में यानी फोन वगैरह से बातचीत होती है। लिखित संदेश होता है मितव्ययी, लिखित संदेश मितव्ययी नहीं होता है, गोपनीय होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। संगठनात्मक परिवेश की अगर बात करें तो संगठनात्मक परिवेश में प्रश्न बड़ा अच्छा है। संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं लिखित संप्रेषण में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न लिखित संदेश के माध्यम है। लिखित संदेश के माध्यम होते हैं कौन? ईमेल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, लिखित संदेश वाहन के माध्यम है। लिखित संदेश वाहन के माध्यम क्या है? देखिए, फैक्स, इंटरनेट और ईमेल ये सब लिखित संदेश वाहन के माध्यम है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण नहीं है। लिखित संप्रेषण क्या नहीं है? देखिए, चार्ट, टेलीफैक्स और ईमेल ये सब लिखित संप्रेषण है। कोई घोषणा होती है, अनाउंसमेंट, तो वो लिखित नहीं होता है, वो मौखिक होता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मौखिक संचार होता है। आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा लिखित और मौखिक से, आप इतना समझ पा रहे हैं। मौखिक संचार होता है। मौखिक संचार जो होता है स्पष्ट और लचीला होता है, मितव्ययी होता है, प्रभावशाली भी होता है, इफेक्टफुल होता है मौखिक संचार। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उक्त सभी। अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? अशाब्दिक संचार जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। इसका बी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 4 प्रकार। संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं किया जाता। लिखित संप्रेषण में क्या नहीं शामिल किया जाता? टेलीफोन जो है ये मौखिक संचार होता है। बाकी लिखित संप्रेषण में पत्र व्यवहार, इंटरनेट और ईमेल शामिल हो जाता है। व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया है। मतलब व्यावसायिक संचार जो होता है वो संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया है। इसमें संचार के माध्यम सम्मिलित होते हैं। यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा है सीजी ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना संचार प्रक्रिया का प्रकार है। बताएं। खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना संचार प्रक्रिया का प्रकार है, सांकेतिक संचार प्रक्रिया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांकेतिक संचार का क्या लाभ होता है? सांकेतिक संचार का लाभ होता है कि तुरंत जो है एक प्रकार से इसमें सब कुछ हो जाता है। साक्षात्कार संदेश वाहन की प्रक्रिया है। साक्षात्कार संदेश वाहन की प्रक्रिया है मौखिक संचार वाहन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मौखिक संचार का आधुनिक साधन है। मौखिक संचार का आधुनिक साधन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है? बताएं। व्यक्तित्व का प्रमुख गुण कौन सा है भाई?
फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का प्रमुख गुण कौन सा है इनमें से, बताएं। व्यक्तित्व का प्रमुख गुण, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो व्यक्तित्व का कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, तो होता है व्यवहार आपके व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बोनर ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख तत्व बताए हैं, फटाफट से आप बताएंगे। बोनर महोदय ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख तत्व बताए हैं, तो उन्होंने 6 प्रमुख तत्व बताए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जीन पियागेट ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो जीन पियागेट ने व्यक्तित्व विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इसका 4 ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं में जो है नेतृत्व शक्ति, मिलनसार, आक्रामक स्वभाव, ये सब शामिल है। दिवा स्वप्न देखने वाला ये नहीं शामिल है बहिर्मुखी में। आगे देखेंगे, बचपन में व्यक्तित्व होता है। बचपन में व्यक्तित्व जो होता है बहिर्मुखी होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता में देखें, सामाजिकता अंतर्मुखी व्यक्तित्व में नहीं होती है। विनम्र जरूर होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और एकदम से अपने में ही खोए रहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक मतलब व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया, बताएं। ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन कैनन महोदय ने किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो किस अवस्था में उभरता है, तो सुपर ईगो लैंगिक अवस्था में उभरता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व का वह कौन सा भाग है जो लोगों को नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है, तो होता है सुपर ईगो यानी पर अहम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया, बताएं। तो किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया, तो कार्ल रोजर्स ने किया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव दिया, तो व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव दिया हंस आइजेंक ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है, तो मनोविक्षुब्धता में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णता मौखिक परीक्षण है, बताएं इनमें से। तो इनमें से जो पूर्णता मौखिक परीक्षण होता है वो है व्यक्तित्व प्रश्नावली विधि जो होती है वो आपकी पूर्णता मौखिक परीक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीकी है, तो व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व कारक किसकी देन है, व्यक्तित्व कारक जो है ये रेमंड कैटल की देन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा ये बताएं, जो है एक प्रकार से टीएटी परीक्षण किसने दिया है, तो टीएटी परीक्षण जो है वो किसने दिया भैया, टीएटी परीक्षण को दिया है मार्गन और मुरे ने। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछेगा कि जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप बताएंगे कि जो है सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता रहता है। व्यक्तित्व को 2 भागों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में किसने बांटा है, तो कार्ल युंग ने बांटा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। टीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है, थियोमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट होता है। 14 साल के बच्चों से मतलब 14 साल से ऊपर बच्चों का टेस्ट उसमें किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो है अच्छा ये बताएं कि जो सीएटी होता है जिसको आप सीएटी बोलते हैं, ठीक है, यानी सीएटी व्यक्तित्व परीक्षण किसने दिया, तो लियोपोल्ड बेलक ने दिया है। ये सब ध्यान रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व की आत्म विवरण का माप एक उदाहरण है। व्यक्तित्व की आत्म विवरण माप का एक उदाहरण है बिल्कुल MMPI, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मिनेसोटा जो परीक्षण होता है वो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न है, रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट एक है, तो रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट जो होता है जिसको स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण वो व्यक्तित्व परीक्षण से रिलेटेड है और हरमन रोसा ने इस सिद्धांत को दिया है। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्न की सहायता से किया जा सकता है, किसकी सहायता से, तो एक प्रक्षेपी परीक्षण की सहायता से कर सकते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, शब्द स्वयं में होते हैं। शब्द स्वयं में होते हैं भैया, कैसे होते हैं शब्द स्वयं में, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। शब्द स्वयं में होते हैं संकेत और प्रतीक दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं, बताएं।
संदेश ग्रहणकर्ता कौन होते हैं? संदेश ग्रहणकर्ता जो होते हैं छात्र, श्रोता और दर्शक गण सभी हो सकते हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? शाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण दोनों प्रकार का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे मौखिक संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी के द्वारा किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो इसमें तथ्यों का और सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों का किया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत वाणी संकेत, स्पर्श संपर्क, चक्षु संपर्क, चक्षु माने आँख, आँखों से आई कांटेक्ट, मुख मुद्रा, बिल्कुल ये सभी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। किनके लिए संप्रेषण अत्यंत आवश्यक होता है? तो संप्रेषण जो होता है वो बधिरों के लिए, बधिर माने होता है जो कम सुन पा रहे हैं, गूंगे माने जो बोल नहीं पा रहे हैं, तो इन सभी के लिए संप्रेषण बहुत आवश्यक है, उपयुक्त दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन है अशाब्दिक संप्रेषण में किन प्रकारों का प्रयोग किया जाता है? तो अशाब्दिक संप्रेषण में जो है मुख मुद्राओं का, मुख मुद्रा मतलब कि जो चेहरे का हाव भाव, मुंह का हाव भाव है वो, चक्षु संपर्क माने आई कांटेक्ट, ठीक है, वाणी संकेत, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी का। लोक संप्रेषण में किन सामानों का प्रयोग किया जाता है? लोक संप्रेषण में जो है लोक संप्रेषण में रेडियो का, टेलीविजन का, समाचार पत्र का, इन सभी का प्रयोग होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न, लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ किसमें होता है? लोक संप्रेषण का बहुत बड़ा हाथ जो होता है वो राष्ट्र के विकास और राष्ट्र के निर्माण दोनों में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा संप्रेषण की मुख्य बाधाएं कौन सी होती हैं? संप्रेषण की मुख्य बाधाएं होती हैं खराब स्वास्थ्य, शोर व अदृश्यता, भौतिक असुविधाएं, ये सब संप्रेषण की मुख्य बाधाओं में शामिल हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे संप्रेषण की बाधाओं को कितने वर्गों में विभक्त किया जाता है? तो संप्रेषण की बाधाओं को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बताइएगा, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर को करिकुलर मास्टर चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए, परीक्षा के लिए आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और सभी दोस्तों से इस वीडियो को बता दीजिएगा कि शेयर कर दें। और आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, BU झांसी का पेपर लगा हुआ है, राम मनोहर लोहिया का भी पेपर लगा हुआ है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर लगा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का लगा हुआ है, MJPRU का लगा हुआ है। इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखने का काम करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा बना हुआ है, आप सभी लोग बस थोड़ा सा साथ दें, ठीक है। बताएं, अधिकांश समाचार, प्रश्न क्या पूछा गया है? अधिकांश समाचार जो होता है, बताएं। अधिकांश समाचार पाठक समूह के लेखों को किसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं? तो बिल्कुल ईमेल यानी मेल के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आप दोस्तों के साथ तत्काल वास्तविक समय संचार के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो दोस्तों के साथ आप जो है इंटेंस्ट मैसेजिंग का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ईमेल संदेश किस रूप में प्रेषित किया जाता है? ईमेल संदेश जो होता है पैकेट्स के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क किसका उदाहरण है? वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जो होते हैं ये कंप्यूटर कम्युनिकेशन के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है। ईमेल का वह भाग जिसमें वास्तविक सामग्री को लिखा जाता है उसको बोलते हैं बॉडी ईमेल की। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डोमेन जो होता है, डोमेन एड्रेस जो होता है बाद में होता है। अगला प्रश्न, मेल भेजने के लिए किस बटन पर क्लिक करना होता है? तो सेंड बटन पर आपको क्लिक करना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो आउटलुक एक ईमेल क्लाइंट है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ईमेल पते के पहले भाग की पहचान है। ईमेल पते की पहले भाग की पहचान है, बताएं। उपयोगकर्ता का नाम जो होता है ईमेल के पहले भाग में होता है, डोमेन का नाम उसके बाद होता है। @ वाला जो उसके बाद होता है वो डोमेन नाम होता है। अगला प्रश्न, वह संग्रहण क्षेत्र जो किसी खाते की सभी मेलों को संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। वह संग्रहण जो किसी खाते की सभी मेलों को संग्रहित करता है वो मेल बॉक्स कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग करें ताकि आपको ईमेल पते याद ना करने पड़े? तो एड्रेस बुक का आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ईमेल और पते, ईमेल के पते जो होती हैं आपको याद नहीं करने पड़ेंगे।
अगला प्रश्न, कौन बताता है कि मेल किस बारे में है? तो सब्जेक्ट बताता है कि मेल किस बारे में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संचार में उपयोग किए जाने वाले उपक्रम माप जिसको एंट्रोपी कहते हैं उसकी अवधारणा किससे संबंधित है? तो उसकी अवधारणा संबंधित है भैया अनुक्रम से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं है? सामाजिक नेटवर्क जो है कौन सा नहीं है? देखिए ईबे जो है ये सामाजिक नेटवर्क नहीं है, बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन ये सब सोशल नेटवर्क है। छोटी बातचीत होती है, छोटी बातचीत जो होती है वो अनौपचारिक होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जैसे आप किसी दोस्त से मिले तो वो अनौपचारिक बात होती है, औपचारिक नहीं होगा। औपचारिक बात जब आप किसी अपने बॉस से मिलेंगे या किसी अपने से मतलब एक प्रकार से जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ के कर्मचारियों से, अधिकारियों से बातचीत करेंगे या अपने कॉलेज वगैरह में बातचीत करेंगे तो एक औपचारिक बात होती है वो। बाकी छोटी बातचीत आप आम जीवन में देखते हैं। छोटी छोटी बातें करना सीखने से क्या लाभ है? छोटी छोटी बातें करना सीखने से लाभ होता है, सामाजिक कौशल का विकास तो होता ही है, संबंध बनाने में भी सहायता करती हैं छोटी बातें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छोटी बातचीत से संबंधित कला में सम्मिलित है। छोटी बातचीत से संबंधित कला में क्या सम्मिलित है भैया? ओपन एंडेड प्रश्नों को पूछना, सक्रिय रूप से सुनने का अभ्यास करना और हास्य का प्रयोग करना। बिल्कुल डी ऑप्शन, इन सभी में ये सब बातें चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य है? शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों की संकोचनशीलता को दूर करना और विद्यार्थियों को उत्तर देने की हेतु प्रेरित करना। ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, फटाफट से आप बताएंगे। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, सीखने का स्थानांतरण है, फटाफट से आप बताएंगे। सीखने का हस्तांतरण है मतलब स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण होता है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करना। जो आपने सीखा है वो किसी मुद्दे पर या किसी अन्य जगह पर उसको प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? बताएं। तो कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? तो अधिगम सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अधिगम विकास भी है, अधिगम परिपक्वता है, अधिगम समायोजन है, ये सभी अधिगम में आते हैं। अधिगम माने सीखना, लर्निंग। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं स्पीयरमैन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण जो स्थानांतरण होता है वो नकारात्मक, शून्य और सकारात्मक तीन टाइप का हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे सीखना क्या है। सीखना जो होता है वो सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? बताएं। अधिगम के प्रसार का कारण नहीं है इनमें से, तो विद्यालय का असहयोग ये नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है तो थकान के कारण से बनता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अधिगम वक्र में पठार, अधिगम वक्र में पठार दर्शाता, पठार माने इस तरीके का, ये जो होता है पठार होता है, पठार से। तो वक्र जो होता है अधिगम वक्र में जो पठार होता है क्या दर्शाता है? वो स्वतः पुनः प्राप्ति दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे जो है उसे क्रिया विधि से अगर पढ़ाया जाए, काम करके सिखाया जाए तो वो ज़्यादा सीखेगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। एरिक्सन महोदय ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइए। एरिक्सन महोदय ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। तो एरिक्सन महोदय ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं के बारे में बताया है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखें, इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं व्यक्तित्व विकास में, बिल्कुल ठीक है। किसी विशेष मतलब किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनूठी होती है, बिल्कुल होती है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। ठीक है, तो व्यक्तित्व को एक निम्नलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो इनकी ये सारी विशेषताएं जो है बिल्कुल सही हैं। ठीक है, प्रमुख विशेषताएं जो होती हैं वो साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, बिल्कुल। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सभी विशेषताएं सही हैं।
बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बताएं। बच्चे के निर्माण में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बाहरी दुनिया को ईडिक से अस्वीकृत आवेग का वर्णन करते हैं, तो कौन सा, इनमें से बताएं। तो जो प्रक्षेपण होता है वो ऐसी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और किसमें है, तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और व्यवहार में होता है, बी ऑप्शन। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है मनोवैज्ञानिक प्रकार है एक प्रकार से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को कार्ल जुंग ने क्या नाम दिया है, तो उनको बताया है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। जो सामाजिक हों, जो लोगों से बातचीत करें, प्रसन्नचित्त रहें, सामाजिक प्रवृत्ति के हों, ठीक है, वो बहिर्मुखी। और जो रूढ़िवादी हों, आत्मसम्मान से रिलेटेड हों और अपने आप में एकदम से अपनी आप में ही खोए रहते हो, तो वो मतलब वो आत्म केंद्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी होते हैं। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी, भाई फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि, व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि इनमें से जो है हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण जो है वही है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है व्यक्ति इतिहास विधि, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है शब्द साहचर्य विधि, इनमें से ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना क्या कहलाता है, बताएं। तनाव को कम करने के लिए अचेतन मन का प्रयोग करना रक्षात्मक युक्तियां कहलाती हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, रमेश दुबला पतला लंबे कद का व्यक्ति है जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है, रमेश का यह गुण निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, बताएं। तो ये आता है कृष्णकाय, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कृष्णकाय एक व्यक्तित्व का प्रकार होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में बालक, किशोरावस्था में बालक अधिकांशतः अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं। जो है मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड ने इस भावना को क्या कहा, इस भावना को नर्सिसिज्म कहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, यानी किशोर लोग जो होते हैं अपने आप देखते हैं जब आप इंटर में होते तो अपना शीशा में मुंह जो है 10-12 बार तो देख ही लेते होंगे दिन भर में। अगला प्रश्न, व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मुझे अध्यापक पर प्रहार करना चाहिए और वह बिना किसी कारण ही पूरी कक्षा के सामने अध्यापक पर हाथ उठा देता है, तो यह व्यक्तित्व का कौन सा स्तर है, ये होता है इदम, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। TAT थियोमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कितने से अधिक आयु के बच्चों के लिए होता है, 14 से अधिक आयु के बच्चों के लिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे व्यक्तित्व का गुण है, देखें सजीवता, उदारता, ईमानदारी, ये सब अच्छे व्यक्तित्व के गुण हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का व्यक्ति का मतलब व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है, यह कथन किसने कहा है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति का विकास की किसी भी अवस्था में संपूर्ण मानसिक संगठन है, यह कथन कहा था किसने, वारेन ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्यावरणीय वातावरण कितने प्रकार का होता है, पर्यावरणीय वातावरण जो होता है 2 प्रकार का होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के प्रकार हैं, व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं के प्रकार हैं सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, कैंपस चुनाव के दौरान कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो कैंपस चुनाव के दौरान जो है वो ग्रुप डिस्कशन प्रक्रिया अपनाई जाती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरव्यू के पहले चरण के उम्मीदवार को उसके कौशल दक्षता के आधार पर चुनते हैं, तो एक प्रकार से मतलब कि स्क्रीनिंग इंटरव्यू के पहले, ठीक है, ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऑडिशन इंटरव्यू में उम्मीदवार की दक्षता को उसके जो है सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव दोनों के आधार पर परखा जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है, बताएं। तो फॉलो अप इंटरव्यू जो होता है स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद होता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम, परजीवी मतलब पर्यावरणीय वातावरण, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त सभी। तो ये सब प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण ही प्रारंभ होता है, बताएं। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जो होता है वो परिवार में ही प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, जब कंपनी में तुरंत कोई भर्तियां नहीं होती हैं तो किस प्रकार का इंटरव्यू होता है? तो उस समय होता है सूचना परक इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, बताएं। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है, भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है परिवार से, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक काल में व्यक्तित्व किस पर आधारित होता है? तो आधुनिक काल में व्यक्तित्व जो होता है सर्वांगीण विकास पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप होता है? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है, गिलफोर्ड महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति के व्यवहार के एक समग्र गुणवत्ता होती है। अगला प्रश्न, किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है? हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है, ये वाटसन महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार व्यक्तित्व आदतों की उन व्यवस्थाओं का समन्वय है जो वातावरण के साथ व्यक्ति के विशिष्ट अभियोजना का प्रतिनिधित्व करती है? बताएं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केम्प महोदय ने इसको कहा था। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण के साथ सामान्य और अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है? वातावरण के साथ सामान्य एवं अस्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है, ये बोरिंग महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, इसको किसने कहा था? बेलिंगटन महोदय ने कहा था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में 100% आने वाले हैं, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, ये आल्पोर्ट महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा? ये परिभाषा व्यक्तित्व की किसने दी है? कैटल महोदय ने दी है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? बताएं, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? पढ़ाएं, किसने कहा था इस कथन को? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहा था डेसिल महोदय ने। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, किसके दृष्टिकोण से व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम और यह पूर्णता का प्रतीक है? बताएं, किस दृष्टिकोण के अनुसार? दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो वही प्रश्न यहाँ पर भी है। अच्छा, कौन सा दृष्टिकोण सबसे उचित दृष्टिकोण है जिसमें, क्योंकि इसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है? तो बताएं, किसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है भैया? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वह गुण जो बालक या व्यक्तित्व को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलता है वो क्या कहलाता है? उसको वंशानुक्रम बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बालक का विद्यालय, खेल का मैदान, समाज, परिवार आदि ये सब कारक किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब वातावरण के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता ये सब आते हैं? किसके अंतर्गत? तो अभिरुचि, मतलब रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता ये सब मनोवैज्ञानिक कारक हैं बच्चे के। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रायड महोदय हैं, सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोविश्लेषणवाद ने व्यक्ति के जीवन के कितने वर्ष व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण माने हैं? तो 5 वर्ष जो प्रारंभिक होते हैं वही व्यक्तित्व माने गए हैं, मतलब व्यक्तित्व विकास में सबसे इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा है? तो क्रेसमर महोदय ने शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्रेसमर महोदय ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है, ये बात ध्यान दें, जिसमें आपका स्थैनिक होता है, पिकनिक है, एथलेटिक है, ये सब प्रकार उन्होंने बांटा है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अमानवीय व्यवहार। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व होता है, बताएं। अमानवीय व्यवहार से रिलेटेड जो व्यक्तित्व होता है वो कौन सा होता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो अमानवीय व्यवहार से युक्त जो व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होती है, अच्छा पर्सनालिटी शब्द पर्सोना शब्द से बनी है, जो मुखौटा जिसका मतलब होता है, ठीक है।
अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व जो होता है वो तामसी होता है। तामसी जो है अमानवीय व्यक्तित्व होता है। सतोगुणी, राजसी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं, जिनमें सतोगुण और रजोगुण जो होता है ये मनुष्यों से रिलेटेड है, तमोगुण जो होता है वो राक्षसों से रिलेटेड होता है। तो यही जो है जो है मनुष्य से युक्त प्रवृत्ति नहीं है, अमानवीय व्यवहार से रिलेटेड है वो। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व जो होता है बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाक्य पूर्ति निरीक्षण का निर्माण किसने किया, बताएं। वाक्य पूर्ति निरीक्षण का वाक्य पूर्ति निरीक्षण का निर्माण जो है किसने किया है, पाइन व टेंडलर महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसको हरमन रोसा ने स्याही धब्बा परीक्षण दिया है, इसमें कुल कितने कार्डों की संख्या होती है, तो कार्डों की संख्या इसमें 10 होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, व्यक्तिनिष्ठ विधि इनमें से व्यक्ति इतिहास विधि व्यक्तिनिष्ठ विधि होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कैटल ने कितने सील गुणों की चर्चा करी है, तो कैटल ने 16 सील गुणों की चर्चा करी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया है, तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का प्रयोग जो है किसने किया है भैया, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व तो जो है किसने बताया है, कार्ल युंग ने बताया है। लेकिन अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले विद्वान, अगर इन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आइजेंक का नाम आप लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, बताएं। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक इनमें से कौन सा है, देखिए अनुवांशिक प्रभाव जो होता है वो। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि साक्षात्कार हेतु किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए। साक्षात्कार या इंटरव्यू जाने के लिए आपको जो है तड़क भड़क वाले नहीं, सफ़ेद भी नहीं, काले भी नहीं, आपको ऋतु के अनुकूल वस्त्र पहनने चाहिए। जिस तरीके से ऋतु हो वैज्ञानिक वस्त्रों का पहनने का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ लिया। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ऐसे ही वीडियोस मैं लगातार देता रहता हूं, तो आप जो है हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मतलब कि शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बीए करिकुलर को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये को करिकुलर मास्टर पर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी प्लेलिस्ट में। अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी, विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारी वीडियोस को देख लीजिएगा, जो कि जो है इसकी बनाई गई साक्षात्कार से रिलेटेड, मतलब किसकी क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूं। तो आप सभी लोग उन वीडियोस को देखने का प्रयास करें। लगातार आप 2-3-4 वीडियो को देख लेंगे, बस उसी से काम हो जाना है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।